प्रेसिडेंट सीईओ क्लब पाकिस्तान हाजिर है जी। एक कॉफी विद सीईओ छोटा सा एक सेशन है। आज हम एक कराची में एक हमारे बड़े खूबसूरत दोस्त हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, हमजा तबानी साहब जो कि सीईओ हैं तबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इनसे हमारी छोटी सी एक कन्वर्सेशन है जो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन है रिगार्डिंग 2022। ये आज बस शुरू होने वाला नया साल, उसके वाले से कुछ हम टेक लेते हैं कि 2022 को कैसे देखते हैं और 2021 का रिव्यू वो कैसे करते हैं, क्योंकि एज अ बिजनेस लीडर और बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर और बहुत ट्रैवल है इनका, लेकिन इनकी जो भी वर्ड्स होंगे इट्स रियली कैरी लॉट ऑफ मीनिंग्स फॉर अस। हमजा, थैंक यू वेरी मच अगेन, आप हमेशा प्यार से बुलाते हैं और आपके पास लाहौर से आते हैं आपके पास। हमजा मुझे बताएंगे 2021 अब तकरीबन ऑलमोस्ट एंड हो गया है, इसका रिव्यू करें अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट्स में, इसकी समरी कैसा था और 2022 का क्या क्वेश्चन होगा, कैसे देखते हैं। पहले 2021 पे आप देखिए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपने सलाम करा था, उसका जवाब देना फर्ज होता है। और दूसरी बात, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा आप लाहौर से आते हैं, कराची आते हैं, ये एक आपकी मोहब्बत है, एक सिलसिला, और ये सिलसिला कायम रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है आपका और मेरा भी काफी पुराना सिलसिला है, अल्लाह उसमें भी मोहब्बत आमीन आमीन, और ये कायम रहे। और बड़ी खुशी होती है जब हमारे बाहर से अपने ही शहर दूसरे शहर से लोग आते हैं और वो कराची को अपना समझते हैं और इस पूरे मुल्क को हम अपना समझते हैं। और आपके ऑनलाइन सेशंस भी माशाल्लाह जबरदस्त है, मैं अक्सर देखता रहता हूँ। आपके कैफे खुदी जो आपका है वो जबरदस्त जा रहा है माशाल्लाह, आपका मैगजीन भी है और उसके लिए आपकी टीम भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, इसलिए कि लीडर खुद जो है ना वो एक विजन वाला है तो वो टीम से काम अपने ले ही लेता है और टीम भी अच्छी है माशाल्लाह। 2021 मुश्किल साल था, बिल्कुल है, वो खत्म भी हो रहा है और उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस एज अ कंट्री भी आए, एज अ नेशन भी हमने देखे, एज एन इंडिविजुअल भी देखे, एज अ बिजनेस हाउस भी देखे। लेकिन गवर्नमेंट ही सपोर्ट करेगी, लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट करेगी। ये तो नहीं हो सकता कि हर बिजनेस हाउस का, हर इंडस्ट्री का गवर्नमेंट आपको पूरा 100% जो है ना वो बेनिफिट्स दे दे। अगर वो बहुत सारी चीजें पास ऑन कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी अपने खर्चे जो पूरे साल के वो कैसे उसको उठाएंगे। और दूसरी बात कि जो इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में है, मुझे पता है कि है, इस वक्त गरीब आदमी का भी गुजर बसर बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ों का ओवरऑल इंटरनेशनली भी बड़ी इन्फ्लेशन है। कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में महंगी हुई हैं जिसके अफेक्ट हमारे ऊपर आए और हमें डबल मार इसलिए पड़ रही कि हमारी कुछ चीज़ें इम्पोर्ट बेस्ड भी हैं, हमारे फर्टिलाइजर से लेकर हमारे सप्लाई चेन है सारा इम्पोर्टेड है, तो वी आर बेसिकली मोर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। तो हमारा जो डॉलर डिवैल्यू हुआ, डॉलर डिवैल्यू होने की वजह से वो चीजें जो रुपी डिवैल्यू हुआ और डॉलर अप हुआ, उसकी वजह से 178 रुपए 180 रुपए के अंदर जब वो चीजें आएंगी तो ऑब्वियसली वो महंगी, 4 साल पहले तो थोड़े से प्रॉब्लम है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त राइट डायरेक्शन में अगर चीजों को देखा जाए, पॉलिसीज को वापस से रीडू करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखने की जरूरत है। 3 चीजें ऐसी बताएं अपना हमजा के 2022 में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अल्लाह आपको 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे या कोई ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि आप पाकिस्तान को कमांड करें, तो 3 ऐसे क्या डिसीजन करेंगे जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया जाए? मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबसे पहले एक अच्छा इंसान बना दे और ईमान के साथ दुनिया से ले जाए। आमीन। ये प्राइम मिनिस्टर तो फिर उसके बाद तो 3 ऐसे क्या स्टेप्स हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया जा सकता है 2022 में? देखिए, ऑन अ रियल टर्म मैं समझता हूँ कि हमारे पास जितनी चीजों के रिजर्व्स हैं, हमारे पास कोल के रिजर्व्स हैं, हमारे पास गैस के रिजर्व्स हैं, हमारे पास गोल्ड के रिजर्व्स हैं, हमारे पास सही ऑयल की एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। हम अपनी जो ये आपकी फिशेस जो हैं, आपकी ये सी फूड इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर पे हम एक दफा करते हैं, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, हमें ये सारी चीजें इसको देखना पड़ेगा, पूरे पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा। हमें इस वक्त अपनी पॉलिसीज को रीडिफाइन करने की जरूरत है। जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वो लोगों को आ रहा है, इन्वेस्टर्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिल रहा, वो ऐसे नहीं मिल रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है, 6 महीने से लेकर 8 महीने साल उसको लग जाते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कन्वर्ट करने में। जब ये पॉलिसीज इजी होंगी, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, बिजनेसमैन को पता है कि आज मैं एक इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, अब मैं एक इंडस्ट्री लगाने जाता हूँ, मेरा डॉलर जो है ना वो 150 पे वर्किंग करता हूँ, वो 180 हो जाता है, मेरी फिजिबिलिटी आउट हो जाती है, इंटरेस्ट रेट उसका रिवाइज हो जाता है, फिजिबिलिटी आउट हो जाती है। उसके बाद जब वो इंडस्ट्री 1.5 साल में 2 साल के अरसे में तैयार हो जाती है, हमारी इंपोर्ट की पॉलिसी चेंज हो जाती है।
जब इम्पोर्ट की पॉलिसी चेंज हो जाती है तो रॉ मटेरियल पे ड्यूटी रिवाइज हो जाती है, वो घर के अंदर जो आपको इम्पोर्टेड पे भी उतनी ड्यूटी होती है जो रॉ मटेरियल पर होती है, और वो आपकी फिजिबल नहीं रहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे ज्यादा राइट पर्सन या राइट जॉब करने की जरूरत है। हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं जो पॉलिसीज बना रही हैं, जो फाइनेंशियल एरियाज हैं, कोऑर्डिनेशन भी इनकी नहीं है, कोऑर्डिनेशन भी आपस में नहीं है, प्लस उसके लिए एक फ्यूचर प्लान कहीं पर भी 5 साल का फिक्स प्लान तो होना। यू कैन नॉट चेंज पॉलिसी को जो मार्केट की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो मैनेज हो जाए, अदरवाइज तो और एक और चीज मैं समझता हूँ कि हर इदारे के साथ एक सिविल जैसे पार्टनरशिप होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, गवर्नमेंट के साथ होती है, वैसे हर जगह पर एक बोर्ड तश्कील देना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ चेंबर ऑफ फेडरेशन की रिप्रेजेंटेशन ना हो। आपके जो उस फील्ड के सप्लायर्स हैं, उस फील्ड के जो लोग हैं, आप इंटरनेशनल कंपनी से भी लें, आप फाइनेंशियल कंपनी के भी लें, जैसे बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन बहुत सारी, आप उसका भी एक आधा बंदा ऑन बोर्ड लें, आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बंदा लें, आप सिविल से 10-12 लोगों का बोर्ड बनाएं और फिर उस इदारे को लेके चलें। आपके पास पीआईए गोल्ड माइन है, हम देखें हम पीआईए को नहीं सही चला सकते, आपको पता मैंने 14 साल एयरलाइन चलाई, आप जो फ्लाइट डायरेक्ट चलाएंगे, आप इंटरनेशनल, आपके पास एथनिक क्राउड है, जो मीरपुर या कराची से पैसेंजर लंदन के लिए बैठता है, उसके पास कोई टाइम नहीं है कि वो पहले गल्फ एरिया को टच करे, उसके बाद लंदन पहुंचे, वो 13 घंटे का सफर है। आप अच्छे नए एयरक्राफ्ट दें, कराची से लंदन आपकी 5.5 घंटे की फ्लाइट है, आप 330 एक्सटेंडेड रेंज 777ER 340 एयरक्राफ्ट डालें, अच्छी उसमें कैपेसिटी हो, अच्छी सीट सर्विस, एवरीवन विल गो टू लंदन या पूरा यूरोप अमेरिका, और आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। आपके पास एक एथनिक क्राउड है, कल मेरे पेरेंट्स ने अगर कहीं बाहर जाना होगा, मैं कोशिश करूंगा अपने मुल्क की एयरलाइन में भेजूं ताकि उनको खाना मिले, उनको लैंग्वेज एरोस्टेस से कोऑर्डिनेट करने में आसानी हो, उनको बैगेज के उधर के काउंटर स्टाफ हेल्पफुल हो, तो आपकी पूरा पीआईए हो जाएगा। आप ऐसे रेलवे को आप प्राइवेट करें, आप उसमें रूट्स दें। आज रेलवे में हमारे 120 जो फ्रेट हमारा वो इतना चीप हो जाए, फ्रेट आप 120 किलोमीटर है, दुनिया 350 पर किलोमीटर स्पीड पे चली गई। अभी स्वाति साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वो मेरी तो उनसे काफी मुलाकातें हुई, ही इज वर्किंग 24 आवर्स के इसको कैसे गिलानी सब हमारे सकती दोस्त वो भी पढ़े रखे जी जी सर। सब लोग मुझे बताइए, ये जो गवर्नमेंट जैसे स्टील मिल है, आई गॉट इट, आपने बड़ा राइट नहीं किया कि इनकंसिस्टेंसीज ऑफ पॉलिसीज एंड जो हमारी चीजें स्टेबिलिटी हो तो इकोनॉमी ग्रो करती है। दो चीजों के ऊपर मुझे आपकी टेक चाहिए, चीजें जो माइक्रो लेवल पे हिट किया एक आम आदमी को, जो मिडिल क्लास को जिसने इरेडिकेट कर यानी कि इवेपोरेट ही हो गई, वो थी एक आपकी हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई जिसको हम लफ्जों में बोलते हैं, जो कि सम टाइम शौकत किंग साहब कहते हैं क्योंकि ये अपनी जो कॉस्ट जो पुश की वजह से, और बाकर साहब कहते हैं कि डिमांड पुल की वजह से हो रही है, उनके चीजें महंगी हो रही हैं तो इसलिए चीजें अपना बाहर से, इसका क्या हल किया इन्फ्लेशन। और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ जो सवाल है 2022 में, वो 1 करोड़ नौकरियां, वो अनएम्प्लॉयमेंट, सर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है ना हम सब भाई, आपको रोज मेरा 10 फूल तो सिर्फ नौकरी पे आते होंगे कि बच्चे को कहीं यार एमबीए कर लिया, कहीं टेस्ट करवा दो, सर दोनों के मुझे जरा एक ऑनेस्ट आंसर चाहिए। देखिए मैं ये समझता हूँ, अगर आप देखें ना, जैसे हमारे दीन के अंदर जखीरा अंदोजी मना है, वो मना इसीलिए करी गई है कि जब आप उसको करते हैं तो उसकी मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, और उसकी वजह से फिर प्राइस बढ़ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि एक दफा आज से 2 साल पहले रमजान के अंदर कराची में जब फ्रूट्स की प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, तो एक इदारे ने एक मुहिम शुरू करी, प्राइवेट एनजीओ ने, कि आप 3 दिन के लिए फ्रूट लेना बंद कर दो। वो फ्रूट लेना बंद कर दिया, वो पेरिशेबल है ना, वो पेरिशेबल, वो बिल्कुल सही हो। तो अगर आज चीनी की प्राइस 120-140 रुपए से ऊपर है, आटे का थैला अगर 1800 और 1700 रुपए का कॉस्ट कर रहा है, आप ऑल्टरनेट पे चले जाएं, राइस पे चले जाएं, आप ऐसे कोई ऑल्टरनेट्स प्लान करें। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि गरीब आदमी के लिए इस वक्त 3 वक्त की रोटी खाना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, वो नहीं खा सकते। 80 रुपए की दाल है, 40 रुपए की एक नॉर्मल चाय है, और 20 से 25 रुपए की तंदूर रोटी। एक बंदा 2 रोटी और दाल खाए, उसके बाद 1 कप चाय पी, तो उसके 250 रुपए निकल जाते हैं, जिसका मतलब है कि 7,000 रुपए निकल गए, 6,000 रुपए महीने के निकल गए। उसका ट्रांसपोर्ट ये तो एक टाइम ही खाना चाहिए, तो बच्चों को खाना चाहिए तो क्या करेगा। लेकिन इसमें जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनको चाहिए कि वो पॉलिसी के तहत जितना खाना खिला सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को, वो खिलाएं, ताकि जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज आप एक बंदा बैठ के 25 करोड़ आवाम को नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके पास 2000 लेबर है ना, तो वो उसके लिए काम कर सकता है। तो ऐसे ही हमें ये चाहिए कि हमारी जो चीजें ज़ाया हो रही है, ऐसे गवर्नमेंट को चाहिए कि डे लाइट सेविंग पर आ जाए, वो दुनिया जाती है, तो आपका वो 1 घंटा बच जाता है। आज शादियों से लेके सब जगहों पर बहुत सारे खर्चे होते हैं, चीजें होती हैं, बहुत एक्स्ट्रा
हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, ये बंदा करे। अब देखिए ना, प्राइवेट एनजीओज भी काम कर रहे हैं, वो कब तक करेंगे? सारे कर रहे नहीं हैं, चल सकता, तमाम मकाते फिक्र के लोग कर रहे हैं, लेकिन मिलके भी कुछ नहीं कर मिलके भी कितना कर सकेंगे? ऐसा इसको जो भी चीज करनी है वो एज अ गवर्नमेंट वो चीज सेट होगी, गवर्नमेंट ने वो करना है, रिफॉर्म्स बनाने हैं, चीजें करनी है, तो ये उसके बाद जाके होंगी। हेल्थ के लिए वो एक बहुत बड़ा फुकदान है। आज गरीब आदमी किसी को अगर डायलिसिस की जरूरत हो तो वो प्राइवेट जो इदारे कर रहे हैं डायलिसिस वगैरह वही कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास वो इश्यूज ही नहीं है। तो अगेन जो गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेगी, अकाउंटेबिलिटी करेगी, एक एसओपी बनाएगी, एक प्रोसीजर बनाएगी, तो चीजें सही होगी। अब नस्ला टावर का इशू सबके सामने, आपके पास पूरी दुनिया ने उसके लिए इंटरव्यू दिए, बातें करी, जब 17 जगह से एनओसी दे दी है, उसके बाद अगर वो बिल्डिंग टूटती है तो गरीब आदमी जिसने अपार्टमेंट लिया है उसी का नुकसान हुआ ना, अमीर का कुछ नहीं जा रहा। वो एक औरत मर भी गई बेचारी, ऐसा डिप्रेस हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने उसकी एनओसीज इशू करी थी, जिन लोगों ने उसकी मास्टर प्लान में फॉरवर्डिंग करी थी, अप्रूवल थी, आप उनको तो इन्वेस्टिगेट करें, उनकी तो इन्वेस्टिगेशन करें, एक्सप्लेनेशन दें। तो अगेन आपका ये पूरा सिस्टम रीडू होने की जरूरत है। सर पॉजिटिव टाइम, हम थोड़ा सा 2 सवाल मैंने पूछने थे क्लोजिंग पे। कराची के ऊपर आ जाए, कराची को 2022 में कैसे देखते हैं? क्योंकि कराची एक ऐसा सिटी है, अभी आप ऑफलाइन का आप बता रहे थे कि जहाँ कराची इज द रियल प्लेस जहाँ बिजनेस के एक मल्टीप्लायर होता है, और एक रिजल्ट यहाँ से पूरे पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू रिजल्ट इस शहर से निकलता है पूरे पाकिस्तान के लिए। कराची की जो इस वक्त सिचुएशन है देख के दिल कुड़ता है, रोता है इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, या पानी या सड़कें या साइट करंजी चले जाएं तो मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ। कराची को 2022 में क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल 2 लाइन में बहुत आसान समझा दूं। जब 2013 तक यहाँ पर रोज की 25 लाशें उठ रही थी ना, तो बिजनेसमैन से लेकर प्राइवेट आदमी का भी जीना मुश्किल हुआ था। तब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज ने, सबने एक रात दिन मेहनत की और सारे एलिमेंट्स को डिफ्यूज करा। आप देखें, कराची बेहतर हो गया, कराची की रौनक बाहर हो गया। अभी आप 3 दिन से लाहौर से आके शादियां कर रहे हैं अटेंड, तो आपको और मेरी कुछ शादियों में मुलाकातें भी हुई। आपने देखा 2 बजे बगैर गार्ड के आराम से घूम रहे, कंफर्टेबल। बीच में 2013-14 में ये सब इतना आसान नहीं था, तो वो एक विल बनी, एक तरीकेकार बना। तो आप देखें, इसको आप खराज तहसीन भी पेश करें पाकिस्तान रेंजर्स को, पाकिस्तान आर्मी को, पुलिस को, सिक्योरिटी के जो दूसरे इदारे हैं, आईबी, आईएसआई, सब ने मेहनत करी है, एक सिचुएशन डिफ्यूज हुई और आज आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो आज कराची का प्रॉब्लम है वो पानी का मसला है, कराची का प्रॉब्लम बिजली का मसला है, कराची का प्रॉब्लम गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। और ये सारी चीजें, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास बजट है, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाए और वो जाके। अब आप देखें ना, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का निजाम क्या है, कराची 70% पूरे पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में उसका हिस्सा है। हमारे पास 1970 की बस नहीं है, अब जाके वो कोई 25-50 ग्रीन बसेज आई हैं और हम 200 बसेज और डालेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगेन चीजें तो सारी अकाउंटेबिलिटी से ही रिलेट करती है ना। तो जब लॉ एंड ऑर्डर सही हो सकता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही हो सकता है। तो अगर उसका सही तरीकेकार बना लिया जाए, और ये पॉलिटिकल पार्टी, देखिए प्रॉब्लम हमेशा से कराची में क्या होता है, जो फेडरल की पार्टी होती है वो अलग होती है, प्रोविंस की पार्टी अलग होती है। अभी स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि हाउसिंग स्कीम है, ये है, वो है, हम उस पर लोन दे रहे हैं, सब कुछ करें, लेकिन अप्रूवल तो हमें प्रोविंस की पार्टी से लेनी है। जब प्रोविंस की पार्टी से अप्रूवल के लिए वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारी चीजें उनके पास, जब तक दोनों पार्टी सेम पेज पर नहीं होंगी, सब एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, तो ये चीजें मुश्किल है, वन विजन नहीं होगा। सर लास्ट में मुझे ये बताएं, डिस्पाइट द ऑल द चैलेंजेस 2022 में कहां विजिट करने जा रहे हैं? लंदन तो आपका रेगुलर होता है, जस्ट योर बेस्ट वन एंड ये रैपिड फायर है, योर डेस्टिनेशन फॉर 2022 एज अ वेकेशन और बिजनेस। वेकेशन तो उम्रा इंशाल्लाह, उम्रा जो बंद था अब खुला है 2022, बिल्कुल जनवरी से अब इंशाल्लाह। ठीक है, 22 में कोई आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई रखिए प्लान में कि ये कोई एजुकेशन, हार्वर्ड में जाना है, कोई अच्छा कोई लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम? मेरा वाईपीओ में यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड पर भी हूं, तो वाईपीओ के हार्वर्ड के साथ और एलएससी के साथ 2022 में रखा प्लान में, तो वो 2 हफ्ते का कोर्स है जून में, जो इंशाल्लाह मैंने सोचा 2022 के न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? 2-3 बताइए जो आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन। बस यही है कि जितना दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं वो करें, जो अल्लाह ने हमें अता करा है और जो हम उसकी राह में नेक जगहों पर खर्च कर सकते हैं वो करें। 2022 में आप ये बताएं कि आप अपनी कितना ट्रैवल करते हैं, डू यू जस्टिफाई योर वर्क और लाइफ बैलेंस? या I try to balance my life. यहाँ जो बैलेंस आउट हो जाता है, I try to balance my life, बिल्कुल I try। बच्चे इग्नोर कर हो जाते हैं, इसीलिए अभी बच्चे साथ ही चलेंगे, बच्चे लड़े जा रहे हैं,
बच्चों को आज के जमाने में आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, इसलिए कि रैपिड फायर में तो ये बता भी नहीं सकते एक लाइन में। लेकिन आज 2022 के अंदर विच वी आर एंटरिंग, इट्स अ न्यू वर्ल्ड। आफ्टर कोविड एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो यू कैन नॉट कीप रिलेशन विद योर चिल्ड्रन ऑनलाइन, यू हैव टू कीप अ प्रैक्टिकल रिलेशन विद देम। 2022 में कौन सी ऐसी हैबिट है जो चेंज करना चाहेंगे? इजाज यार की हैबिट मैंने अपनी चेंज करनी है, न्यू हैबिट्स, ताकि आपके पास परफॉर्मेंस डबल अप हो जाए। मुझे तो लगता है इंसान की बहुत सारी खामियां होती हैं, और अपनी खामियां जितनी क्रिटिक्स हैं वो मैं वेलकम करता हूँ, बल्कि आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी ये चीजें बुरी हैं तो मैं उनको फौरन सही करूंगा, इसलिए कि बंदा परफेक्ट तो होता ही नहीं है। अपने अंदर सारी नेगेटिव या जो भी बुराइयां उनको दूर करना। कोई फेवरेट बुक जो पढ़ना चाहेंगे? कुरान पाक तो एक है ही, कुरान पाक तो लिस्ट में आपकी जो रीडिंग बुक है, सीईओ read 60 books in a year as per the global research। या मैं नहीं पढ़ सकता, मेरी तो 20-25 मुश्किल हो जाती है। 22 में कोई ऐसा कोई ड्रामा मूवी जो आपको दिल करता है यार मैं टाइम मिलेगा तो ये देखूंगा, तो इसमें टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए? मूवी तो बस ये जो अभी आजकल आ रही है आईएसपीआर की, वही सारी देखी। कोई आईएसपीआर की मेरा घर बहुत बनाने वाला, मैं ज्यादातर ये वो मूवियां ज्यादा शौक से देखता हूँ, बजाय इसके कि बाहर का कंटेंट देखकर, और अपने मुल्क के खिलाफ उनकी वो जो है ना सारी चीजों को रिलेट करके घुमा फिरा के पाकिस्तान खिलाते हैं, तो मैं वो देखता ही नहीं हूँ, मैंने देखना छोड़ दी। इसलिए कि पहले होता था कि अमेरिका की मूवी बनती थी तो अगेंस्ट रशिया होती थी, जर्मनी की मूवी बनती थी तो अगेंस्ट अमेरिका होती थी, लेकिन अब हर चीज जो है ना वो घूम फिर के पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो मैं मनी हाइस्ट देख रहा था, तो उसके अंदर भी जो वो हैकर था ना पाकिस्तानी था, तो मैंने कहा भाई हमारे मुल्क का जो इम्प्रेशन खराब पूरी दुनिया में भेजते हैं, तो वो वाली मूवीज आई अवॉइड। सक्सेस 3 लफ्जों में क्या डिफाइन करते हैं? ऑनेस्टी, डेडिकेशन और माँ बाप की दुआ। हैप्पीनेस का मंत्र क्या है? चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है, माँ बाप को खुश देखें और आप खुश हो, लोगों को खुश देखें और खुश हो। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल जिसको फॉलो करते हैं, जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं? एक्चुअली आज के जमाने के अंदर तो बहुत अलग हो सकते हैं। रिलीजियस पॉइंट में आप देखें तो हम सबकी ख्वाहिश ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें और पीर अब्दुल कादिर जिलानी जो इराक के अंदर हमारे बुजुर्ग हैं उनको हम फॉलो कर लें, जो उन्होंने दीन की खिदमत करी। अगर आप बिजनेस के अंदर देखें तो हर बंदा आज के ज़माने में वो जो है ना अमेजोन को, बिल गेट्स को और उसको करने की कोशिश करता है, तो वो पता नहीं, मैं ये समझता हूँ कि आप एक को नहीं कर सकते, हर कोई की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। अगर मैं ये देखूँ कि ज़मीन पे बिल्कुल झुक के चलना है तो मैं अपने फादर से सीखता हूँ, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि बेटा अपने आप को जितना झुक के चलोगे उतना आप कामयाबी पाओगे, और कहीं पर भी आपके खिलाफ कोई भी हो जाए मुस्कुराते रहो और उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ। कोविड से क्या सीखा? वन लाइन जो ये पूरी दुनिया का पैसा, चीजें, कारोबार, कोई चीज काम की नहीं है जब क्वारंटीन में 25 दिन आप एक कमरे में बैठे हुए, और पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन था, पूरी दुनिया थी, तो बंदा जिसके पास बाहर का पासपोर्ट हो या हम जिसके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बंदे के पास जितनी वेल्थ हो, प्रॉपर्टीज हो, सब कुछ हो, इट इज फॉर नो यूज। कोविड से मैं ये समझता हूँ कि एक ही चीज है ना वो जो काम आनी है, वो है आपका और अल्लाह का मामला, बाकी कुछ भी नहीं। कोविड ने इंसान को सब कुछ सिखा दिया, और उसके बाद वैसे मैं आपको बताऊं बड़ी खुशी भी होती है, बहुत सारे लोगों को एंटरप्रेन्योर भी बना दिया। वो उन्होंने घर से बैठ के जो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करे, कोई बन कबाब बेच रहा है, कोई और बिजनेस बेच रहा है, कोई ऑनलाइन बेच रहा है, वो चीजें। आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं और मेहमान हैं, एंटरप्रेन्योर को एक वन लाइन में क्या डिफाइन करेंगे? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि लीडर की जो क्वालिटी होती है ना, लीडर डोंट क्रिएट वो फॉलोअर्स, लीडर क्रिएट लीडर्स। माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने दिया है तो आप अपने अंदर से लीडर्स को निकालें। और एंटरप्रेन्योर को कैसे डिफाइन करते हैं एक लाइन में? क्या एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज है? एंटरप्रेन्योरशिप मैं ये समझता हूँ कि बैठकर अपने ऑफिस के लोगों की ज्यादा सुनना बजाय उसके कि अपनी डिक्टेशन दें उनको कि आपने ये करना है। दैट इज व्हाट आई बिलीव। अपनी टीम पर भरोसा होना चाहिए, टीम की सुननी चाहिए। आजकल लोग 10-10 लाख रुपए सैलरी दे देते हैं तो उसको सुनते नहीं। तो मैं समझता हूँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर, ये मैं अपना बता रहा हूँ, प्रोफेशनल मैनेज करना है तो सुने जैसे। और मैं समझता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए। मेरी अपनी वाइफ है, उसका ज्वेलरी का बिजनेस है माशाल्लाह, और पूरे पाकिस्तान का माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। आज तो एक और में एंटरप्रेन्योर मिल गया साकिब, वो इंटरव्यूज में अवॉइड कर दिए, लेकिन आज जितनी भी मूवीज आ रही हैं, ड्रामेज हैं, जितनी लॉन्चिंग है ड्रेस की, चीजों की, डिजाइनर्स की, तो सब के अंदर उसी की ज्वेलरी होती है माशाल्लाह, और वो एक सक्सेस स्टोरी है। पाकिस्तान को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, पाकिस्तान की भी है, बस पाकिस्तान नीड राइट पीपल एट राइट टाइम। कोई पोएट्री से, अदब से शौक है? कोई फैज, आलम इकबाल से? फैज साहब को मैं पढ़ता
करता रहता हूँ, कोई गाने लाइन कोई पढ़ता है रहता हूँ। आती है दिल में? याद भी रखता हूँ मैं, वैसे तो बड़ी शेर व शायरी का शौक है, लेकिन सुनने की सुनने हद की तक, खुद सुनाने की हद तक नहीं है, मेरे को सुनने का बहुत शौक है। आखिर में नई नस्ल को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि नई नस्ल में बड़ी जॉबलेसनेस और वक्त होपलेसनेस बहुत वक्त बहुत कीमती चीज है, अपने टाइम को जाया ना करें। मेरा एक ही एजेंडा है जिंदगी के अंदर, जो ये बैठ के रात को बैठ कर और चाय पी के सोचते हैं ना हम सुबह फलस्तीन आज़ाद करा लेंगे और फिर सोए रह जाते हैं। वक्त बहुत कीमती चीज़ है, वक्त को ज़ाया ना करें और बड़ों के साथ तमीज़ से पेश आएं। बड़े हैं तो आप सब कुछ हैं, खासतौर पर वालिदैन का, और ज़िंदगी में जितना कामयाब हो जाए अपने माँ बाप का साथ दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you. इसको सी टुडे चैनल पे जरूर देखिएगा। ये 2022 की जबरदस्त हमारी टॉक होगी, लॉट ऑफ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।